ये डेल का मदरबोर्ड है हमारे पास, जिसका पार्ट नंबर है LA9104P, ठीक है। और वर्जन यहाँ नीचे लिखा होता है कि वर्जन 1.0। ये जो VER लिखा होता है या REV लिखा होता है, रिव्यू वर्जन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्जन 1.0, तो 1.0 का ही अगर आपको स्कीमेटिक मिलेगा तो एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा। अदरवाइज कई बार सेम पार्ट नंबर कई वर्जन्स में होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर में उसका क्या होता है, कंपोनेंट चेंज होते हैं, ठीक। और मोस्टली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन तक के जो मदरबोर्ड हैं, एकदम लेटेस्ट नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या ये कह सकते हैं कि 3 साल से ज़्यादा जो पुराने मदरबोर्ड होते हैं उनके स्कीमेटिक और बायोस इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल हो जाता है। जो लेटेस्ट जनरेशन होते हैं, नए होते हैं, या जो थोड़े कॉस्टली मदरबोर्ड होते हैं, उन्हीं की स्कीमेटिक और बायस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती हैं। जैसे अगर इसकी अगर हम बात करें, देखो LA-919104P स्कीमेटिक्स, देखो अली सेलर, एस मैनुअल्स, लैब वंस इनसाइड, ये सारे फोरम्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन vinafix.com टेक्निकल सपोर्ट लिख रहा है ना, ये एक ऐसा फोरम है जो आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए चार्ज करता है, ठीक है। हमने इसके लिए पेमेंट दे रखा है, देखिए, इसलिए हमारा लॉगिन ऑलरेडी पासवर्ड सेव है, दिनेश यादव लिख के आ रहा है ना, क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम चाहें तो ये चीज़ें जो है, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिखा रहा है PDF, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला, क्लियर। और PDF ओपन करने के लिए आप याद रखिए फॉक्सिट रीडर का इस्तेमाल करना है। कौन सा? और ये भी पुराना वर्जन है। अगर आप हेल्प में जाकर के अबाउट फॉक्सिट रीडर, नया वर्जन नहीं है, ये याद रखो तुम लोग। सर्किट ट्रेसिंग मेनिया में ये चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, वर्जन 4.3.0, ठीक है। हमारा सर्किट ट्रेसिंग मेनिया नाम का ग्रुप है, उसमें ये चीज़ मिलेगी। नहीं था, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम हो रहे हैं। ये देखो, एक एप्लीकेशन होता है टेलीग्राम, इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा, नहीं बताया तो आप जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बड़ी से बड़ी फाइलें भी अपलोड हो जाती हैं। इस पर हमारी हमारा खुद का पब्लिक ग्रुप है, सर्किट ट्रेसिंग मेनिया, CIR सर्किट ट्रेसिंग मेनिया, ये साथ के साथ ही लिखा हुआ, स्पेस नहीं है। इस ग्रुप में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रखी हैं, जो कि आपको पहले स्टार्टिंग में ये सब एक बहुत बेहतरीन डेल एक्सट्रैक्टर जो सॉफ्टवेयर है, बहुत बेहतरीन है और जनरली ये पेड है। बायोस रिपेयरिंग से रिलेटेड जितने टूल्स होते हैं, इसके अंदर सारे टूल्स हैं, जल्दी मिलता नहीं, ख़रीदना पड़ता है। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोड कर रखा है। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें अगर आप सर्च मारेंगे ऊपर, जो रिपेयरिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये मैकबुक से रिलेटेड देखिए हमने डाल रखी है कि SMC की बेसिक रिक्वायरमेंट, ऐसे बहुत सारे काम की चीज़ें इस पर पड़ी है। कोई भी लेनोवो बायोस एक्सट्रैक्टर खरीदना पड़ता है, जो कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर सर्च मारेंगे ना, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, डेल UFI रिप्लेसर, ये डेल पाइथन एक्सट्रैक्टर, ये जो बायोस एडिटिंग से रिलेटेड या टूल्स सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे इस पे हमने डाल रखे हैं। यहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आगे चलकर, क्लियर। और इसी में आप सर्च मारेंगे सर्किट ट्रेसिंग मेनिया में ही फॉक्सिट रीडर सेटअप दिख रहा है, यही आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ठीक। चलिए, ये हमारा बोर्ड का स्कीमेटिक्स है। इसमें 2 चीज़ें लिखा है, डेल कॉम्पैल कॉन्फिडेंशियल। कॉम्पैल कंपनी मैन्युफैक्चरर है जिसने ये ड्रॉ किया है, और डेल कंपनी के लिए इन्होंने क्या किया है, ड्रॉ किया है। जो कंपनी ड्रॉ करती है वो अपना डिटेल यहाँ राइट साइड कॉर्नर में लिख देती है, देखो, कॉम्पैल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर। और दूसरा, ये पूरी चीज़ एक्स के बारे में आगे चल के पता चलेगा आपको, ये उमा का क्या मतलब है, डिस्क्रीट का क्या मतलब है,
ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम बता देंगे। और यही मदरबोर्ड देखिए इतने सारी चीज़ों में i3 में है, i5 में है, i7 है, सेलरॉन है, पेंटियम है, और विथ ग्राफिक्स, विदाउट ग्राफिक्स, कई मॉडल्स हैं। ये दिख रहा है, सबके सारे मदरबोर्ड्स पे यही आपका स्कीमेटिक यूज़ करना है। तो हमने बताया था कि अगर CMO सेल ना लगा हो मदरबोर्ड में तो सबसे पहले जो है एडाप्टर इन करेंगे, ये एडाप्टर DC जैक डेल का, तो हमने बोला कि एडाप्टर इन करते ही फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, जो अब थ्योरी में, लेकिन डायरेक्ट हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। अब आपको थ्योरी याद होनी चाहिए कि एडाप्टर की पावर डालते ही फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, चार्जिंग IC, ये चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद करंट सेंसिंग रजिस्टर, वहाँ से पावर SRC पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर 3-5 पे जाता है, वहाँ LDO 3 वोल्ट बनती है, LDO 3 वोल्ट फिर RTC वोल्टेज में कन्वर्ट होती है, फिर RTC सेक्शन एक्टिवेट होता है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट पहले अब स्कीमेटिक्स में अगर ट्रेसिंग करना होता है तो जो DC जैक जहाँ लगा है, इसका लिखा है ना PJPDC लिखा हुआ है, यहाँ से सर्च करेंगे PJPDC लिखा है, इसको लिख करके आप सर्च मारिए, इसको इधर कर लेता हूँ मैं, PJPDC, यहाँ पे DC जैक हो गया। इसके बाद एडाप्टर इन लिखा हुआ है, एडाप्टर पावर इन, एक क्वाइल, क्वाइल के बाद V इन लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो क्वाइल है PL901 दिख रहा है, यहाँ ये रेड वाली वायर से इसमें यहाँ इन हुआ, यहाँ से फिर इधर आउट हुआ, उधर से आउट होगा तो फिर इसमें इन होगा। अब इसी को देखिए V इन। अब यहाँ से आगे कहाँ गया है, इसके लिए आपको ऐसे सर्च करना पड़ता है कि ये V इन कहाँ से कनेक्टेड है। अगर यहाँ नहीं सर्च करें तो यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कि इसके जस्ट बगल में ये मॉसफेट है PQ100, या तो इसको सर्च कर लो, है ना, या V इन सर्च कर लो। तो दोनों ही चीज़ें आपको पता है कि ये होना चाहिए सीधे सीधे, और आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, चार्जिंग IC। तो यहाँ पे जो ही सर्च किए देखिए PQ100, फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, थर्ड मॉसफेट, चार्जिंग IC, पूरा ये स्ट्रक्चर आपको पता दिख गया। और इस स्ट्रक्चर से जान पहचान है आपकी पूरी अच्छी तरीके से। हाँ, तो अब देखिए दोनों ही ध्यान दिया जाता है कि दोनों कैसे हैं, दोनों ही मॉसफेट P चैनल है, क्या है, और सोचा जाता है P चैनल है तो गेट सप्लाई लोअर। तो ये देखते हैं कि गेट सप्लाई कनेक्ट कहाँ से, यहाँ से नीचे से आ गई, ये कनेक्टेड है यहाँ, यहाँ से तो सप्लाई कहाँ से आ सकती है, कहीं नहीं दिखा रहा है। और ये दूसरा फिर देखते हैं कि नहीं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, तो कुछ टाइम के लिए इधर आएगा, लेकिन ये रजिस्टर मिल करके जब ये मॉसफेट नीचे से ऑन हो जाएगा तभी वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। यानी कि इसकी गेट सप्लाई बनने से पहले ये V इन चार्जिंग IC में जाएगा। देखिए यहाँ कनेक्टेड है V इन, चार्जिंग IC में V इन होगा, फिर ACO इन होगा, AC डिटेक्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे AC इन लिखा हुआ है, AC डिटेक्ट वाला पिन। उसके बाद VDD पिन जो जिसको VD6 बोलते हैं, उसकी पहचान क्या होती है कि उसके साथ कई बार जीना डायोड लगा करके बूस्ट लाइन से कनेक्टेड कर रखा था, करके रखा होता है। तो यहाँ पे देखिए VDD यानी LDO लिखा भी है, VDDP LDO लिखा है, ये VD6 वोल्ट हो गया यही। इसके बाद आपका AC जनरेट होगा, AC 3.3 वोल्ट होना चाहिए, जिसका आगे नाम AC इन हो गया। देखो यही AC इन सिग्नल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से ये आ करके यह इस मॉसफेट को ऑन कर लेगा, जिससे ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा, जिससे ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिलकर वोल्टेज डिवाइडर बना देंगे। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, लो वोल्टेज। अब ये मॉसफेट, दोनों ही मॉसफेट के गेट पे लोअर वोल्टेज जनरेट होना चाहिए। अब ये लोअर वोल्टेज जनरेट होने से पहले हम चार्जिंग IC की चीज़ें चेक कर लेंगे जितनी हम जानते हैं, राइट। चार्जिंग IC हम देखते हैं पहले। यहाँ एक मॉसफेट डायरेक्ट भी कर दिया है कमांड सर ने, क्यों किया देखा जाएगा।
ठीक है। यहाँ डॉट है तो पिन नंबर 1, देखिए यहाँ डॉट लगा 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, 7 दूनी 14 7 21, कितने नंबर पिन पे 20, कितने नंबर पे सॉरी 22, 7 7 14 7 21, एक ये 22 दिख रहा है। 22 नंबर पिन पे हमें वोल्टेज अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने डीसी पावर सप्लाई ऑन नहीं किया है। मिल रहा है 20 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ये मैंने बिना वजह चालू कर दिया। ये वैसे पावर सप्लाई ही है ये भी, ठीक है। ये पावर सप्लाई है 8 एम्पियर 24 वोल्ट तक मैक्सिमम। इसमें मल्टीपल है आउटपुट्स है, सी टाइप भी है, यूएसबी भी है और ये डीसी पावर सप्लाई का पूरा काम कर सकते हैं। ये 5 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर, तो गेमिंग्स में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, क्लियर। इसके बाद एसी डिटेक्ट जो कि पिन नंबर 2 पे वोल्टेज हमने बताया कि 2.2 वोल्ट से लेकर के नए मदरबोर्ड में 4 वोल्ट तक होता है, लेकिन पुराने मदरबोर्ड में जनरली 2.6 2.7 ऐसे ही वोल्टेज आता है। पिन नंबर 2 पे 3.5 वोल्ट आ रहा है, कितना रहा है 3.5 वोल्ट। अगर हमें डाउट होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रजिस्टर PR142 और PR116 की वैल्यू चेक करेंगे। क्या करेंगे, 232 और 14.9 किलो लगे में ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाएंगे, तो हमें इनको क्या करना होगा, सिंगल पिन डिस्कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंगल पिन हम इसको डिस्कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू ठीक है या नहीं है। क्लियर। इसके बाद हमें VDD पिन नंबर 21, 7 दूनी 14 21, यहाँ पे आया 21 पे 5 से 6 वोल्ट मिलना चाहिए, मिल रहा है। इसके बाद AC ओके 13 नंबर पिन, 7 दूनी 14 -1 13, ये हो गया 3.3 वोल्ट। अब यही क्या होगा, देखोगे कि एक मॉसफेट है PQ114 कि कितने नंबर पे जाएगा, 5 नंबर पे, जिससे 4 और 3 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ लो वोल्टेज हो जाना चाहिए। और ये मॉसफेट क्या बता रहा है, कौन सा PQ114 है, नहीं 104, PQ104 पूरा ऊपर हाँ 114 है भाई, 114 ठीक तो है। PQ114 देखो यहीं पर है, और इसमें PQ114 में डॉट देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी वाइट मार्क दिख रहा है, ये पिन नंबर 1 होगा। तो कितने नंबर पिन पे आना चाहिए, 5 नंबर पिन पे, कितना 1 2 3 4 5 नंबर पिन पे देखो आ रहा है 3 वोल्ट आ रहा है, जिससे क्या होना चाहिए, पिन नंबर 4 और 3 पे कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। कितने पे, 3 और 4, हाँ 3 और 4 पे देखो 3 नंबर वोल्टेज, इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, और 4 नंबर पिन की भी वोल्टेज गायब हो, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही पिन नंबर 2 पे भी आना चाहिए, इसी के पिन नंबर 2 पे भी 3 वोल्ट दिखाएगा। देखो पिन नंबर 1 2 पे भी आपका दिखा रहा है 3 वोल्ट, और जिससे पिन नंबर 1 और 6, पिन नंबर 1 पे जो वोल्टेज ग्राउंड जो है वो 6 पे भी पहुंच जाएगी, 1 6 पे भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। क्लियर, ठीक है। अब इसकी वजह से वोल्टेज डिवाइडर एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर एक्टिवेट हो जाएगा, और फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट की गेट सप्लाई लो में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लो में। इन्होंने डायरेक्ट क्यों कर रखा है ये बाद में देखेंगे हम लोग। पहला मॉसफेट तो ये है, पहले मॉसफेट पे इनपुट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया इसका गेट,
गेट पे लोअर वोल्टेज 8 वोल्ट, फिर यहाँ पार करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ सेकेंड मॉसफेट है ये PQ 101 सेकेंड मॉसफेट, इनपुट सोर्स पे हो गया 20, गेट पे लो वोल्टेज तो आ रही है, तो फिर इन्होंने क्यों डायरेक्ट किया है ना, या तो हो सकता है मॉसफेट शॉर्ट हो गया होगा इसलिए डायरेक्ट कर दिया होगा। हम ये डायरेक्ट नहीं करके रखेंगे, डायरेक्ट करके रखने से नुकसान ये होता है कि बैटरी चार्जिंग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे P चैनल लगाना है, कितना कौन सा लगाना है, P चैनल। हम P चैनल यहाँ मॉसफेट लगा लें। इनमें नहीं होगा, पुराने बोर्ड में M5010 नहीं, कीपैड में नहीं, गन में भी नहीं है अभी, ये वाला, अरे नहीं कर जीरो 7 ये है 9 का भी हो सकता है। पैसा दिया है बाजार प्लीज। उसमें देखिए आप टेलीग्राम पे सर्किट ट्रेसिंग में सर्च करें आपको क्या चाहिए 12 से उसमें नहीं होगा तो 22 आर्काइव में मिल जाएगा, तो फ्री में मिल जाएगा। डॉट यहाँ पे है, ठीक है। पहले एक बार लगाने से पहले चेक कर लेते हैं डायोड रेंज में है ना। जी सर, कई बार क्या पता खराबी हो। पी चैनल तभी होगा जब ड्रेन पे रेड वाला और
सोर्स पे ब्लैक वाला वन साइडेड वैल्यू शो करे। ड्रेन ये है इसका और ये सोर्स। ये देखो शॉर्ट है क्या ये अच्छा हुआ हम लोगों ने क्या किया, ये तो शॉर्ट निकला। दुर्भाग्य से चेक करते हैं ये, देखो ये क्या मिला, दोनों साइड से बीप कभी नहीं करना चाहिए, दोनों साइड से बीप कभी नहीं, ये दोनों साइड से बीप कर रहा है। ये जीरो भी बता रहा है। गिफ्ट दे दिया हमने सौरभ सिंह जी को। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आप स्क्रैप बोर्ड से निकालेंगे तो कंपोनेंट सही ही मिलेगा, है ना। जी सर जी। हाँ, कभी भी हमेशा चेक कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि जो क्या पता जो आप निकाल के लगा रहे हो वो भी खराब हो, है ना, जैसा कि अभी हमें मिला। इस बार हम पहले चेक करेंगे। ओपन लिखा रहा है, ठीक है। ड्रेन पे रखना है रेड, ड्रेन पे क्या रखना है रेड। पिन नंबर ये यहाँ से 1 2 3 सोर्स है, 4 गेट है, 5 6 7 ड्रेन। तो देखो इस साइड से वैल्यू बता रहा है जी सर। अब उलट देंगे तो वैल्यू नहीं बताना चाहिए जी सर, ओवरलोड वैल्यू इसको उलट लेते। ओपन दिखा रहा है, इसका मतलब ये मॉसफेट ठीक है, इसको हम लगा लेंगे। ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप के नीचे काम करने के लिए आपको ना ट्वीजर वगैरह भी बेंड लेने यूज़ करनी पड़ती है। और ये जो क्या कहते हैं एसएमडी है, उसकी भी क्या होनी चाहिए, नॉब जो है आगे का पोर्शन एयर का, एग्जॉस्ट जो है वो बेंड है, और ये अलग से परचेज करना पड़ता है, ये एसएमडी के साथ नहीं आता। और ये हमारी जो ट्वीजर है ये भी बेंड है। ये देखो इस कंपनी का हमने परचेज कर रखा है, काफ़ी इसके अच्छे प्रोडक्ट अच्छे आते हैं। 2UUL दिख रहा है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन अच्छी होती है। सो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे मॉसफेट लगा लिया। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे 4407 था, कंपनी ने पहले यहाँ 4409 लगा रखा था। क्या लगा रखा था? अब हमने दोबारा 7 ही लगा लिया। 9 और 7 में क्या डिफरेंस होगा? कई बार 9 जो होगा ना, हो सकता है उसकी आईडी करंट या उसके अंदर से करंट ज़्यादा हो सकती है, उसका जो टॉलरेंसी होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, आईडी करंट यानी कि उसमें से होकर बहने वाली करंट की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा हैवी होता है। और 7 हो सकता है उससे लोअर हो। ठीक है, लेकिन 7 ऐसी फैमिली है कि लगभग अराउंड जैसे जो भी आईडी करंट होगी 9 के आसपास ही होगी।
या 7 हैवी हो सकता है, 9 हल्का हो सकता है, यही होगा। दोनों में थोड़ा सा आईडी करंट का डिफरेंस होगा, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम। तो हमने पी चैनल का लगा लिया। अच्छा, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों सामने वाले इंजीनियर ने जंपर मारा था, क्या हो सकता है। कई बार क्या होता है ना, ये लाइन शॉर्ट भी हो रही होती है, हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये बीप रेंज में लगा के या उस लाइन में ये करंट सेंसिंग रजिस्टर बीप तो नहीं कर रहा है, नहीं बीप कर रहा है, ठीक है जी सर। और करंट सेंसिंग रजिस्टर से होकर सप्लाइयाँ आती हैं, 2 लाइनें आती हैं नीचे जाकर के, कहाँ पे जाती हैं, चार्जिंग आईसी में, एसीपी और एसीएन पे, ठीक है। अब हम दोबारा देख लेते हैं, क्या दोनों की ही गेट पे लो वोल्टेज आ गया और लो वोल्टेज के साथ दोनों मॉसफेट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर? देखो, ये फर्स्ट मॉसफेट था, इसकी गेट सप्लाई लो है 8 वोल्ट, और ये सेकंड मॉसफेट है, इसकी भी गेट सप्लाई लो हो गई 8 वोल्ट, दोनों ही एक ही सप्लाई है। अब ये सब, ये देखिए यहाँ पे दोनों ही पी चैनल, लेकिन ये ड्रेन टू सोर्स पार कर रहा है और ये सोर्स टू ड्रेन पार कर रहा है। इसलिए ये बात कहना कि पी चैनल सोर्स टू ड्रेन काम करता है और एन चैनल ड्रेन टू सोर्स, है ना, सोर्स टू ड्रेन और ड्रेन टू सोर्स किसी एक मॉसफेट को कहना गलत है, ठीक है। मॉसफेट कोई भी मॉसफेट चाहे पी हो या न हो, सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स दोनों तरह से काम कर सकता है। क्लियर? यहीं पे दिख गया आपको? हाँ जी सर। उसके बाद हमने बोला कि आपकी पावर जो है ये देखना है, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर आ गया यहाँ पे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे बोर्ड में। यहाँ पे ये लगा है कॉयल और यहाँ से देखिए दूसरी साइड में इधर गया होगा, यहाँ पे इसके नीचे है, तो ये वाली चीज़ यहाँ आ गई है, यहाँ चेक कर लेते हैं आरी वोल्टेज, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये पावर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। जितने भी रेगुलेटर होते हैं, हर रेगुलेटर पे ड्रेन हाई वाले पोर्शन पे आपको हायर वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर भी एक कॉयल के थ्रू ही ये सप्लाई आई है, शायद पीएल, ये वाले जो पावर है पीएल 202, देखो 20 वोल्ट ही आ रहा है जी। और ये इधर से होते हुए यहाँ से वो ट्रैक जुड़ा होगा, इधर से होते हुए इस वाले मॉसफेट पे आ गया, ये ड्रेन हाई वाले पोर्शन यहाँ से होते हुए ये इस वाले रेगुलेटर पे आ गया जनरली, ठीक जी। ऐसे ही इधर पे भी आपको देखना होगा, दूसरे बैक साइड पे होगा, यहाँ पे ये मॉसफेट्स लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पर भी आपका 19 वोल्ट आना चाहिए, देख रहे हैं। जितने भी रेगुलेटर होंगे, हर रेगुलेटर पे आपका ये 19 से 20 वोल्ट जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरली 3 से 4 जगह हमने चेक कर लिया, है ना। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है, देख लेते हैं। ये हो गया मॉसफेट, यहाँ पे ही जंपर दिख रहा है, आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मदरबोर्ड में पावर एसआरसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्लियर? यस सर। अब हम चेक करते हैं एलडीओ 3 बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यानी 3-5 वाली आईसी में 19 पावर एसआरसी जाना चाहिए और वहां से एलडीओ 3 बोर्ड बन करके बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कॉइल के 3 बोर्ड। तो ये हमारी आईसी आई थिंक 3-5 की है, PU 200, क्या नंबर है, PU 200। जनरली 3-5 की पहचान ये होती है कि जो 3-5 के कॉयल जनरली एक साथ होता है, ठीक है। दूसरा, उस कॉयल के आउटपुट पे लगा हुआ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जनरली 6.3 वोल्ट का होता है। जहाँ पर 2 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगे हों जिनके ऊपर आउटपुट 6.3 वोल्ट लिखा हो, तो ये समझ जाने चाहिए कि ये 3-5 का एरिया, एक पहचान हो गई, है ना, बिना स्कीमेटिक देखे ही। तो अगर 6.3 वोल्ट के कैपेसिटर हैं और यहाँ पे हमने देख लिया क्या, आईसी, उस साइड आईसी नहीं दिख रही है, इस साइड आईसी दिख रही है। क्लियर? PU 200,
कितना नंबर? PU 200। हाँ, ये PU 200। देखो मेरे हिसाब से अगर वैसे भी चेक करें तो देखिए यहाँ पे 2R20 ओम ये लगे हुए हैं, तो ये बूस्ट लाइन होगी जनरल। ठीक है, देखते हैं PU 200 सर्च मारते हैं। PU 200 PU 200 वीरेस 3 वीरेस 5 ये सब कहाँ होता है? 3-5। यहाँ से हमें चेक करना है वीरेस 3। कौन सा चेक करना है? हाँ, VLP। जनरली इस आईसी में हमें स्टार्टिंग में अभी इतना चेक करना है कि इसमें V इन वोल्टेज आ रहा है 16 नंबर पिन पे। कितने नंबर पे? 16 नंबर पिन पे V इन आ रहा है। कितना नंबर? 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 नंबर पिन पे ये कैपेसिटर आ रहा है। इवन यही इधर भी जा रहा है। ठीक है, V इन बन करके आ गया। अब जो V इन जो मेन पावर वही रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर बना के कनेक्टेड हो तो वो EN0 कहलाता है, या इनेबल एलडीओ। 13 नंबर। कितना नंबर? 13 नंबर। 1 2 3 4 5 6 12 13, ये 13 नंबर है। 13 नंबर पे हम चेक करेंगे इनेबल एलडीओ। ठीक है, ये 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट के बीच में होता है। आ रहा है? इनेबल एलडीओ मिलते ही वीरेस 3 वीरेस 5 जनरेट हो जाएगा। वीरेस 3 है पिन नंबर 8 से। कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 ये कैपेसिटर है इसका। ठीक है, और वीरेस 5 कितने पे है? 17 पे। 6 12 18 -1 ये कैपेसिटर। ठीक है, 5 वोल्ट। अब क्या ये VLP जो पावर है यही पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या कोई और पावर? इसको सर्च करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया? एक जंपर के बाद CHG RTC इसका नाम हो गया, RTC वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये देखना है। और अब देखना ये कि ये एक बार और VLP और कहीं फ्लो हो रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच पे भी आ रहा है ना? यहाँ पे आ गया सीधे सीधे किस पे? आयो पे, है ना? हाँ जी, यहाँ पर भी पुल अप कलेक्ट किया गया है। यहाँ RTC के पास भी है ना? मतलब LDO 3 बोर्ड का इतनी जगह पे इस्तेमाल किया गया है। और आई थिंक इसको एक बार और देखते हैं कि क्या 3-5 भी बिना ट्रिगर किए ही बन रही है। तो हमने सुबह भी बताया था कि अगर 0.0 जैसे अब ये हटा दें हम, 3 का लोड ले रहा है, ये हमारा ये लोड ले रहा है। ठीक है, कई सारे बोर्ड जो ऑन बोर्ड SoC वाले होते हैं, इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे कि क्या दिखा रहा है, तो इसमें 90 पावर SRC भी बन रही है, LDO भी बन रहा है। कभी कभी कुछ बोर्ड में बन जाते हैं, कुछ बोर्ड में EC ऑन या ऑलवेज ऑन आउट होने के बाद अगर बिना ट्रिगर किए IO से EC ऑन जनरेट हो रहा होगा या 3-5 को इनेबल मिल रही होगी तब तो बन जाएगा। क्लियर? ये देख लेते हैं कि कॉइल पे कोई वोल्टेज आ रही है। 3 वोल्ट कॉइल पे वोल्टेज आ रही है और 5 वोल्ट पे भी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, और इसका मतलब कि EC ऑन ट्रिगर होने से पहले ही मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कई बार ऐसा होता है कि 3-5 लो स्ट्रेंथ के साथ बन रही होती है और ट्रिगर होने के बाद फुल स्ट्रेंथ के साथ बनने लगती है। अभी पता चला। अभी ये जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये हम देख रहे हैं। अब ट्रिगर करते हैं एक बार बोर्ड। हमारी ब्लैक वाली चिमटी है क्या उधर? ब्लैक वाली चिमटी है नहीं।
देखिए स्ट्रेंथ बढ़ गई, ट्रिगर करते ही क्या हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसका मतलब ये एक्चुअल में जो इसकी ट्रिगरिंग हुई है ना, ट्रिगर करने के बाद, क्लियर। देखिए हमने यहाँ पे रखा हुआ था, जब बोर्ड ऑफ था, क्या था, ऑफ था, तब भी 3 वोल्ट बन रहा था, ठीक है। ये कॉइल से पहले की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये पावरफुल नहीं है, ये एज ए एलडीओ ही इस्तेमाल की जाएगी अभी, ठीक है। लेकिन जहाँ हैवी आईसीओ को देने वाली बात आएगी, तो जो ही देखो ट्रिगर कर रहे हैं, इसकी स्विचिंग चेंज हो जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो चेंज हो जाएगी, हो गई चेंज, ये हायर पावर के साथ ही आ गई, क्लियर। जनरली ऐसा ही सारे बोर्डों में भी बहुत सारे बोर्डों में मिलता है कि ट्रिगर करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ट्रिगर करने के बाद ही स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। यस सर। सो ये देखना है कि जो कॉइल की पावर का नाम है, इसका मतलब इसमें जो इस्तेमाल किया होगा 3 वोल्ट एलडीओ के जगह पीएल की पावर भी इस्तेमाल हो सकती है पूरे बोर्ड में, ठीक है। पीएल 200 पे जो पावर है 3 वोल्ट ऑलवेज लिखा नहीं है, और ये पावर अगर आप देखते हैं कॉपी कर लो, और यहाँ ये जो माइक्रोस्कोप की तरह है, इस पर अगर करेंगे नहीं, दूरबीन की तरह, जो दूरबीन को क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप की तरह जो देखो यहाँ पे जा रहा है 3 वोल्ट ऑलवेज, यहाँ पे लिखा है क्या पावर, ऑलवेज पी लिखा हुआ है, जंपर के बाद उसको 3 वोल्ट ऑलवेज में कन्वर्ट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, पी वर्ड हटा दिया गया। अब सर्च मारो, देखो ये कितनी जगह पे जा रहा है, ठीक। पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसी पावर का किया गया, ठीक है। अब जब नहीं भी ट्रिगर रहेगा तब भी 3 वोल्ट ही दिखा रहा है, लेकिन उस समय उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लो पावरफुल होगा ये, 3 वोल्ट कम ताकत के साथ, लेकिन ट्रिगर होने के बाद 3 वोल्ट हायर ताकत के साथ। तो स्टार्टिंग में कम ताकत की ही ज़रूरत होती है डिवाइसेस को एक्टिवेट कराने के लिए, क्लियर। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा बैटरी कनेक्टर पे, ऑन ऑफ स्विच पे, लीड स्विच पे, आईओ पे, क्लियर। देखो अब बिना स्कीमेटिक के भी अगर हम चाहें तो बैटरी कनेक्टर पे बीच के 3 पिनों पे 3.3 आता है, ये कॉन्सेप्ट बताया है, यस सर। अब ऐसे ही चेक कर लो कि बैटरी कनेक्टर ये है, इसके बीच के 3 पिनों पे 3.3 एटलीस्ट आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 पिनों पे किनारे से। अब यहाँ 3.3 है, यहाँ भी 3.36 है, और यहाँ पे भी 3.36, तीनों पिनों पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। अब ये 4 वोल्ट डीसी जो दिखा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला, और इस पर कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। अब ये जो 4 वोल्ट डीसी भी है, ये भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों यहाँ 4 वोल्ट जनरली आ रहा है, क्योंकि थर्ड मॉसफेट को स्टार्टिंग में हल्का सा जर्क मिलता है, तो कुछ सप्लाई वो क्या कर देता है, पार कर देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक कर देता है। अब देखो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है ना। कई बार क्या होता है, जब आप बीच के इसमें बैटरी कनेक्टर पे 3 पिन चेक कर रहे होते हैं, और वो ड्रॉप होते होते 3 वोल्ट तक पहुँच गया होता है। अभी कुछ टाइम बाद और क्या होगा, ये कितने पे पहुँच जाएगा, 3। अभी देखो, अब देखते हैं, तो लगता है कि अरे 3 वोल्ट तो यहाँ पर भी आ रहा है, 3 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहा है ना जी सर। थोड़ा सा और टाइम डिले कर लिया। अब देखो अब कितना आ गया, 3.5 तक ही आ गया, है ना। हो रहा है। ये टाइम ऐसा हो सकता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे भी 3.3 दिखाने लगे। देखना 3.3 दिखा रहा है, इसको भी 3.3 दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 पिनों पे 3.3 है, ये दोनों पिनों को पॉजिटिव वालों को कंसीडर नहीं करते हैं,
क्लियर? Yes, sir. हाँ, ये गलती होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, बैटरी की पॉजिटिव पिनों पे 3.3 जो काउंट करके बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे आ रहा है, जबकि बैटरी कनेक्टर पे वो मिसिंग रहता है, एलडीओ वोल्टेज मिसिंग होते हैं। बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है। मदरबोर्ड पे कई बार ऑन ऑफ स्विच भी बने होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच यहीं पे बना है, आयो के बगल में लिखा है ना स्विच 2, तो इस पे किसी ने किसी दो पिनों पे 3 वोल्ट आ रहा होगा इसका। ये ग्राउंड हो सकता है, ये वोल्टेज का दिख रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज आपका स्विच पे आ रहा है। ये ऑन ऑफ स्विच है। इस बोर्ड में दो जगह ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ऑन ऑफ स्विच है। ये दिख रहा है स्विच 1, यहाँ पर भी आपको 3 वोल्ट मिल जाएगा। दिख रहा है, स्विच पे मिल रहा है। हाँ, अब उसके बाद हमें देखना होता है इवन देखेंगे आप जो पावर का, देखो यहाँ पर ये कनेक्टर भी है, जे पावर लिखा हुआ आ रहा है। पावर स्विच यहीं पे कनेक्ट होता है इसका, तो JPWR पावर ऑन ऑफ स्विच यहीं कनेक्ट होता है। देखो लीड स्विच और ऑन ऑफ दोनों का पॉइंट है पिन 2 और 3। पिन नंबर 1 पे कनेक्टर की वोल्टेज है 4 ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 पिनों पे 3.3 मिलेगा। पिन नंबर यहाँ पे वाइट है तो किधर 1 2 नंबर क्या है आपका, इसका लीड स्विच का हो गया, और 3। अब लीड स्विच यहाँ पे लिखा है ऑन ऑफ स्विच पे, यानी कि इसका जो ऑन ऑफ स्विच होगा ना उस पे मैग्नेटिक स्विच होगा, इसमें सेंसर होगा। क्या होगा, ऑन ऑफ स्विच की छोटी सर्किट होगी, उसके ऊपर 3 पिन का होगा जो सेंसर होगा। हाँ, लीड स्विच उसी पे होगा। तो लीड स्विच भी चेक कर लिया, ऑन ऑफ स्विच भी चेक कर लिया है ना। अब देखेंगे बैटरी चार्जिंग आईसी। देखो चार्जिंग आईसी क्या बोलते हैं, आयो के सराउंडिंग में, आयो पे भी 3.3 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आयो के सराउंडिंग में 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर पे किनारे 2 पिने हैं, तो 8 पिने हैं। इन 8 पिनों पे ही आपको किसी न किसी पे 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। तो उससे भी पता लग जाता है कि 3 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे पिन नंबर 1 पे चेक किया हमने, नहीं आ रहा है। इसी के बगल में 128 पे चेक किया, 2.9 वोल्ट आ रहा है ना। यहाँ 32 पे चेक किया, नहीं आ रहा है। 33 पे चेक किया, आ रहा है। ठीक है, फिर 64 पे चेक किया, नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। 65 पे चेक किया, नहीं है, मिली वोल्ट है ना। यहाँ आ रहा है, ठीक है। 96 पे आ रहा है, 95 पे नहीं आ रहा है। तो दो एक ऐसे पॉइंट मिले जहाँ पे प्रॉपर 3.3 वोल्ट आ रहा, मतलब इधर तक आ रहा। फिर इसके बाद EC बायोस। अब इसका तो ये EC बायोस इसी के अंदर ही है, आयो के अंदर ही है। एक और यहाँ पर भी बायोस है, इस पे भी हो सकता है आ रहा हो, नहीं। यानी कि इसके अंदर जो है ये 9012 जो है ये प्रोग्रामेबल एक्चुअल में आयो है। ये क्या है, प्रोग्रामेबल आयो। इसका जो नंबर है प्रोग्रामेबल आयो की लिस्ट में आता है, मिलेगा। जैसे देखो इस पे नंबर दिया है KB 9012। क्या लिखा है, अरे चुप हो जा चौधरी, क्या है KB 9012 QF दिख रहा है। हाँ 9012। अब हम कह रहे हैं ये प्रोग्रामेबल है। क्या है, अब ये प्रोग्रामेबल हमें कैसे पता चला, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे गूगल पे जाइए और सर्च मारिए प्रोग्रामेबल आयो लिस्ट। क्या चीज, प्रोग्रामेबल आयो लिस्ट। PROGRA प्रोग्रामेबल आयो लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ से जो ही आप सर्च मारेंगे, देखो अली सेलर लैब 1 कई जगह पे दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिस्ट ही आ जाएगी, हमारी ENE की है, एक्चुअल में इस फोटो में ही दिखा दिया है ना। 9012 दिखा रहा है क्यों है, और इन लोगों को नहीं देखना है, ट्राई लो। ये हम लोगों को अंडरवियर दिखाते यार,
चलो जो शादीशुदा है यहाँ से खरीद सकते हैं भाई, अच्छी कंपनी लग रही है। लैपटॉप वगैरह का दिखाना चाहिए। लैपटॉप का हमें दिखाना चाहिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये समझ रहे हैं कि हम लोग का एज है, ठीक है, खरीद शादीशुदा हम लोग हैं, हम पैसे कमा करके खरीदना है, ठीक है। फिर ऊपर आ गया, हाँ फोकस करो भाई, देख KB 9012 दिख रहा है भाई, सारे 18 साल से ऊपर हैं, दुनिया नंगे सो जा रही है, हम तो मैं तो समझ गया। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम इतना भी ना देखें। अरे क्यों भाई, दुनिया टिकटॉक फेसबुक पता नहीं क्या क्या चीजें देख रही है, चला रही है, हमारे यहाँ तो केवल इतना सा खुला है। सर हम लोग सर्च भी नहीं करेंगे। वो भी हम लोग सर्च भी नहीं कर रहे हैं, नहीं लेकिन सर्च किया होगा तभी आ रहा है। वो ऐड है ना सर, ऐड है वो। ये अच्छा फ्री वाली वेबसाइट्स पे ऐसा ही होता है, बिना फिक्स पे देखो नहीं आया था, ब्राउजर पे नहीं आता है कभी। इसीलिए तो भाई देखो ये क्या हो रहा है, ये जो अली सेलर या ये जो वेबसाइटें हैं, इनको पेमेंट इधर ही से तो आ रहा होगा कि भैया आपको हम फ्री में यहाँ पहुँचाए, तो आप अपना हमारे पास एडवर्टीजमेंट कराओ और हमें कुछ पैसे धनराशि दो। ठीक है, हम भाई अली सेलर वालों के को बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपकी वेबसाइट अच्छी है और ये ट्राइलो का कपड़ा भी ठीक है। आई विल परचेज 1 पीस, प्रॉमिस। का 90 दिख रहा है ना ये सारे हैं जो प्रोग्रामेबल आईओ लिस्ट हैं, सब लिख के आ गया है कि नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर प्रोग्रामेबल आपको कैसे पता चला, हमें यहीं से पता चला। और मजे की बात है, यहाँ तो बार बार आने का मन करेगा। ठीक है, अली सेलर वेबसाइट इज गुड वेबसाइट, आई विल विजिट एवरी डे। ठीक है, आई लाइक इट। ठीक है, सो समझ आ गया ना? यस सर। अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई की थी कि आयो सब जगह क्या हुआ, 3.3 वोल्ट क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जब हम ट्रिगर करते हैं, आज हमने ट्रिगर लॉजिक ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था और आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना बाकी है। जब भी हम ट्रिगर करते हैं तो हाई लो हाई का लॉजिक क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, जिससे पावर बटन इन का सिग्नल आयो पे आएगा। अब आयो RSM रीसेट और पावर बटन आउट का सिग्नल जनरेट करना चाहिए, ठीक है। और इससे पहले हम एक चीज़ और है चेक करना चाहेंगे, इसका RTC सेक्शन। कौन सा सेक्शन? RTC सेक्शन में से जनरली एक चीज़ चेक किया जाता है कि RTC क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी आप चेक कर लो, ठीक है, और PCS से जनरेट होने वाला सस क्लॉक आयो पे चेक कर लो सर। अब चूंकि यहाँ पे इसका बोर्ड व्यूअर नहीं है तो RTC RST, SRTC RST, इंट्रूडर और इंटरनल VRM इनेबल, चारों पिन है। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, बहुत यूनिक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। कई बार लैपटॉप आप शट डाउन करते हैं, शट डाउन नहीं होता है, रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जनरली प्रॉब्लम RTC सेक्शंस की होती है। और RTC 4 लाइनें हैं, RTC RST, SRTC RST, इंट्रूडर और इंटरनल VRM इनेबल। इंट्रूडर पे जनरली 1 मेगा ओम का रजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो वोल्टेज और ज़्यादा ड्रॉप होता है, ठीक है, जिससे बोर्ड ऑन ना होकर के रीस्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है कि बोर्ड सही से ट्रिगर नहीं हो रहा है या और सही से शटडाउन नहीं हो रहा होता है। RTC सेक्शन की प्रॉब्लम होती है, वो रजिस्टर की प्रॉब्लम होती है, क्लियर। और ये वाला क्रिस्टल कई बार एकदम टोटली मदरबोर्ड डेड रहता है, ये क्रिस्टल को हल्का हीट करते हैं या चेंज करते हैं, RTC इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगती है और बोर्ड ऑन हो जाता है। अगर एक बहुत मायने रखता है ये क्रिस्टल, ठीक है। इस क्रिस्टल की हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं जनरली, और फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल की चेक करना होता है AC मोड में। किसमें? AC मोड। हाँ देखो, दूसरा अभी हमने रिसेंटली अपना DSO चेंज कर दिया। पहले हम यूनिट का ही यूज कर रहे थे, UTD 2102CEX, प्लस नहीं यूज कर रहे थे। अभी मार्केट में प्लस आना शुरू हो गया है, तो प्लस में फर्क ये है कि थोड़ा सा कलरफुल डिस्प्ले और बड़ी स्क्रीन, बेस जैसे होता था ना, बॉर्डर जो कट रहे थे पहले वो
नहीं कट रहा है और बड़ी स्क्रीन हमें मिल रही है। क्लियर। और जो इसका अंदर इंटरनल सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड हो गया है, तो ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। थोड़ा सा जो हम लोग सेटिंग कर रहे थे, पैरामीटर्स देख रहे थे, पैरामीटर्स देखने के लिए अंदर जाकर के सारे पैरामीटर्स एक साथ देख सकते हैं। बाकी अगर एसी मोड सेट करना होता था तो चैनल को प्रेस करते थे और कपलिंग पे जा करके हम एसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इस बटन को दबा दिया। अब ये हो गया हमारा सीधे, और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी ऑटो दबा करके भी हम ऑटो बटन पे प्रेस कर देंगे, सारा काम ऑटोमेटिक वो खुद ही कर ले जाएगा। एक हमने ग्राउंड पे कनेक्ट कर लिया, अब दूसरी पिन को हम रख लेते हैं यहाँ पे। ये 2 पॉइंट से होते हुए रजिस्टर पे होते हुए आएगा। ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार ऑटो प्रेस कर देते हैं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अब देखो ऊपर चौड़ी है, नीचे ऐसे कर थोड़ा सा गहराई ज़्यादा है, पतली है, फिर चौड़ा फिर पतला, यानी कि ये इनपुट वाला हो गया। क्या हो गया, इनपुट वाला। और दूसरे साइड अगर हम क्लिक करेंगे तो ये चेक करते ही देखिए एकदम स्मूथ हो गई। ये क्या हो गया, आउटपुट वाला। क्लियर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं शो कर रहा, तो आप कुछ ये मेनू पे क्लिक करिए, मेजर पे। मेजर पे क्लिक करके लिखा है ना ऑल पैरामीटर, मेजर में ऑल पैरामीटर, पहला दूसरा तीसरा F3, यहाँ पे देखो आ गया 32.7 आ रहा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है। ओके। फिर वापस से मेजर आपका मेनू पे दबा दीजिए, ये गायब हो जाएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी प्रॉपर बन रही है। अब यही चीज हमें चेक करना होता है आईओ पे सस क्लॉक। क्या चेक करना होता है, सस क्लॉक जब आएगा तो डीसी फ्रीक्वेंसी आती है। किसमें आती है, डीसी फ्रीक्वेंसी के रूप में आती है। SUSCL पिन नंबर 123, कितने नंबर पे, 123। ये 25, 24, 23 यही होगा। इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, कपलिंग को डीसी मोड। ठीक है। अब कई बार ये जो होती है वोल्टेज सस क्लॉक स्टार्टिंग में नहीं तो ट्रिगर करने के बाद मिल रही होती है, दोनों करके देख लेंगे। ठीक है। 125, 24, 23 ऑटो पे क्लिक करेंगे। ट्रिगर करने से पहले या ट्रिगर करने के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलनी चाहिए। ये मिल रही है। ये है, इसको दोबारा ऑटो दबा प्रेस करते हैं, ये देखो। अब फिर वापस मेजर पे जा करके ऑल पैरामीटर F3, देखिए यहाँ पर भी 32.76 आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि सस क्लॉक हमारी आ रही है। अगर पीसीएस से सस क्लॉक आईओ पे रिसीव हो रही होती है तो जनरली हम ये मानते हैं कि आरटीसी सेक्शन सही है। क्लियर। हाँ, लेकिन आरटीसी सेक्शन या कोई भी सेक्शन क्लियर करने के लिए कंफर्म रूप से आपको डीएसओ की ज़रूरत होगी। डीएसओ की मदद से आपको ये कंफर्मेशन हो सकता है कि वो सेक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको चेक क्या करना है। ठीक है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि डीएसओ से आरटीसी का क्रिस्टल और सस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, सस क्लॉक की सप्लाई और फ्रीक्वेंसी चेक करना है, और वो 32.76 या 32 किलोहर्ट्ज़ आनी चाहिए। आप उसको चेक कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा है कि केवल डीएसओ खरीद लेने मात्र से अगर आपको चेक करना नहीं आता है, ये कहाँ चेक करना है, रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए कि आपको डीएसओ यूज़ कहाँ करना है। चलिए हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग अगर मॉसफेट्स की गेट की ट्रिगर फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है ना, वो चेक कर सकते हैं। चार्जिंग सेक्शन में SDA SCL चेक कर सकते हैं। आरटीसी सेक्शन में आपने चेक किया, क्लियर, कि आपकी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक कर लिया, सस क्लॉक चेक कर लिया। इवन अभी हमने 3-5 के सेक्शन में दिखाया कि बिना ट्रिगर किए भी 3-5 की फ्रीक्वेंसी बन रही है, वोल्टेज बन रहा है कॉइल पे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, लो करंट के साथ है। वो उसकी हायर फ्रीक्वेंसी या हायर करंट जब जनरेट होती है तब वो प्रॉपर पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरे बोर्ड में ट्रेवल करी होगी, काम करा पाएगी। ठीक है। चलो अभी हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं।
साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि हम लोग नेक्स्ट जो ऑफलाइन का बैच है नवंबर 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो जिनके पहले इनरोलमेंट हो चुके हैं या जो भी नया इनरोलमेंट है, सबको इन वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 1 नवंबर से ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपना अपना सीट बुक करा लें। अगर सीट हमें 15 एडमिशन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, सीटिंग जितनी हमारी कैपेसिटी है यहाँ बिठाने की उतना ही जनरली हम लोग आपको एरिया भी दिखा देते हैं। और सीट बुक हो जाने के बाद पॉसिबल नहीं है। आज छुट्टी है, उसके बावजूद ये सारे लोग टहल रहे हैं इधर, ठीक है। और ये दे दो आप, ये हम लोग का ऑफलाइन क्लास का एरिया है, ठीक है। इधर हम लोग क्लास चला रहे हैं। जनरली ये कुछ बोर्ड और स्कीमेटिक्स देखने के लिए डेस्कटॉप्स लगाए गए हैं। ये वर्क सारा गंदा कर रखा है बच्चों ने। पहला लेवल यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है बच्चों का। थ्योरेटिकल जो भी क्लासेस है इस लैब में कंप्लीट कराई जाती है। लगभग 3 महीने तो लगता ही लगता है, इतना आप मान के चलिए। 3 महीने से कम का टाइम लेकर कृपया क्लास न ज्वाइन करें पहले, ठीक है। ये नहीं पूछना है कि कोर्स कब ख़त्म होना है, या तो कोर्स ख़त्म करने के लिए आना है तो सीधे सीधे आओ, पहले दिन ही एडमिशन कराओ। बोलो कि सर हमारे पास 10 दिन का टाइम है, हमें फ़ीस पूरा जमा करो, हम 10 दिन में आपको कोर्स ख़त्म कर देंगे। अन्यथा रेगुलर ऑफलाइन जो क्लास चलता है भाई, उसमें टाइम लगता है। एक 3 साल 4 साल की इंजीनियरिंग सिखाना है, आपकी लाइफ चेंज करना है, लाइफ चेंज करने में टाइम लगता है भाई। तो टाइम लगा करके ही आइए, हम हमेशा यही कहते हैं। या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, दिल्ली जैसे शहर में आकर के आप नहीं रह सकते अपने घर परिवार से दूर, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि पहले 3 से 4 महीने आप ऑनलाइन जूम क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और वीडियो कोर्स अवेल करें, उसको पहले 3 से 4 महीने 6 महीने लगातार हमारे साथ जुड़ करके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें। लगभग 90-95% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद 10 दिन 15 दिन के लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग 3 स्टेप में एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। पहले आपको सुनना होगा, कम से कम 3 महीने आपको हमें सुनना है, ठीक है। 3 महीने के बाद हमारे साथ ही आपको हमें काम करते हुए देखना है और समझना है। देखने के बाद, सुनने के बाद देखने वाला स्टेप और प्रैक्टिकल क्लासेस हम कराते हैं, जो कि आप अक्सर देखते हैं। ये हम लोगों का प्रॉपर सेटअप है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल बोर्ड से लेकर मैकबुक तक सारे रिपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी सेटअप्स लगे हुए हैं, हमारे साथ के सहयोगी लोग काम कर रहे हैं। और एक बात और इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पहले हम लोग केवल बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप को ही प्रमोट कर रहे थे कि हमारे काम में केवल बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप ही काम आएगा। और आपका जो है छोटा विदाउट बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप हम लोग नहीं काम करें, यानी वो हमारे लिए यूजेबल नहीं था। लेकिन आजकल जो बूम स्टैंड जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसके जगह पे भी अब हमने एक दूसरा कस्टमाइज्ड माइक्रोस्कोप यूज़ कर लिया। ट्राइनोकुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये कस्टमाइज्ड आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप ही है, कस्टमाइज्ड है, इसको हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा टाइट क्यों कर रखा, घूम क्यों नहीं रहा है? हाँ, इधर पीछे से इन्होंने टाइट कर दिया, ठीक है, हटिए। इसमें जो बेस पहले आता है ना, छोटा आता है बेस, इसका कहाँ है पहले, जो मोबाइल रिपेयरिंग के पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया होता है, वह बेस लगे होने पे लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए यूज़फुल नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग ये अलग से पूरा इतना बड़ा ये बेस है, पूरा अलग कस्टमाइज्ड करके लगवाया गया है, मार्केट में आने लगे हैं, ठीक है। ये पूरा अच्छा, हमने छोटा वाला जो बेस था काफ़ी छोटा था, अभी ये काफ़ी बड़ा बेस अलग से लगाया गया इसमें। यानी जब बड़ा बेस, अब ये हमारा जो वर्किंग एरिया है ये काफ़ी सही हो गया है। इस पे 0.5 का आपका लेंस यूज़ करके यूज़ किया जा सकता है, यानी कि ये एक सस्ता ऑप्शंस हो गया,
15,000 के करीब रेंज में ये कस्टमाइज्ड होके रेडी हो जाता है। ठीक है, इस पे बस एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आप HDMI कैमरा नहीं लगा सकते टीवी में। और अगर आपको पर्सनल रिपेयरिंग अपना करना है, अपनी ऑफिस पे लगाना है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों को दिखाना नहीं है, वो तो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। क्लियर? या लंबे टाइम तक अगर काम कर रहे हैं तब टीवी में देख कर का काम करना पड़ता है, क्योंकि आंखें दर्द ना हो, क्योंकि इनमें लगातार लंबे टाइम तक काम करने पे क्या होता है, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप दिन में 2-4 बोर्ड आ रहे हैं, उनको रिपेयर करना है, तो ये एनफ हो गया। ये देखिए हमने काफ़ी अच्छा सेटअप ये हम लोगों ने कस्टमाइज़ करके बना लिया है। सो इससे रिलेटेड भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे पे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर पे। और हम जल्द ही अपनी वेबसाइट जो है हमारी www.masterdinesh.com पे भी इस चीज़ को अपलोड कर देंगे। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हम लोग दिखाते हैं कि जो हम लोगों ने नए, अभी ये एक और हमने नई कह सकते हैं SMD परचेज़ की है। ये 1300 वाट की है। लोग मैकबुक्स वगैरह रिपेयर करते हैं तो ये लीड फ्री सोल्डरिंग होती है, तो ये जल्दी इनके कंपोनेंट्स निकलते नहीं हैं। तो वहाँ पे या तो कम से कम 1000 वाट, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस जो SMD है वो कहलाती है क्विक की 861DW। ये प्रॉपर 1000 वाट की होती है। अभी हमने ट्रायल बेस्ड पे ये 1300 वाट की परचेज़ की है और अभी सही उसका रिस्पांस अच्छा है। ठीक है, अभी रिज़ल्ट अच्छा है। दूसरा अपडेट हुआ है DSO में, यूनिट का 2102 CEX अब प्लस यूज़ होने लगा है। जो नॉर्मल था वो मार्केट से धीरे धीरे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग वीडियो है उसकी मदद से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, या फिर इससे सेटिंग से रिलेटेड हम ब्लॉग्स अभी जल्द ही बना करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, कुछ डिवाइसेस और भी देख पा रहे होंगे। ये तो नॉर्मली वही पावर सप्लाई 5 एम्पियर की, 10 एम्पियर की। एक और पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सन का देख पा रहे हैं, 24 वोल्ट 8 एम्पियर की है। इसका फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और एक और भी कमाल का मैं आपको दिखाता हूँ, आयरन, AIXUN आयरन। इसमें अभी हमने T210 लगा रखा है। इसमें T210 और 1 बिट और लगती है, देख पा रहे हैं। और ये इसकी जो मतलब हीट होने का टाइम है बहुत कम है, यानी मतलब आप विदिन 5 सेकेंड ये पूरा टेम्परेचर अचीव कर ले जाता है जहाँ तक आप सेट करके रखते हैं। ये भी हमने रिसेंट इसको अपडेट किया है और नैनो सोल्डरिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा ये अभी कॉस्टली, इसके जगह पे T210 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा फेवरेट कह सकते हैं आयरन TS1200 अभी बंद है, क्विक का है ये TS1200A, और ये भी अपग्रेड होकर के इसके नए मॉडल में आ चुका है। ठीक है, और इसकी भी ये प्रॉपर 120 वाट है, तो काफ़ी अच्छा इसका जो रेस्पॉन्स है। नाइफ बिट यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। नाइफ एंड बेंड दोनों ही मैं यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा। इससे नॉर्मल में जितनी सोल्डरिंग होती है इससे कर रहे होते हैं, और जहाँ माइक्रो सोल्डरिंग करनी होती है वहाँ पे इस आयरन का यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या T210 जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, अभी आज ही के डेट में हमने हटाया। और अपग्रेडेशन में क्या किया हमने, पहले 2K का कैमरा यूज़ कर रहे थे, अभी थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर दिया गया है, 4K कैमरा यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये वही नॉर्मल माइक्रो बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।